Hi my dear students, I am Nitesh Shukla, your chemistry teacher. तो बेटा कल हम लोगों ने बात किया था आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया था जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर. नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, और वहां पर आप कुछ और चीजों को अगर आप आगे की ओर देखो तो वहां पर क्या था, हमने बताया था आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स. वन फोर्स इज बाउंडेड एटम्स क्लोजली एंड अनदर फोर्स विच इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स और नोन एज इंट्रा फोर्स, जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स को बाहर की ओर खींचता है और उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको वीक करता है. उसी वीडियो में आपने ये भी देखा था कि जो आपके सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है. और जो आपका लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, दूर दूर पर होते हैं. वह इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच का जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह लेस देन सॉलिड होता है, और गैसों में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम हो जाता है. इसलिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि फ्री मूविंग होते हैं. एनी डाउट? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगा करे, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे की बात करते हैं. तो व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज और द टेम्परेचर विल डिक्रीज, बोथ फेजेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उस समय भी वहां पर होता क्या है कि द मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होगा वह टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय उनके पास जो बॉन्डेड फोर्स होता है वो कम हो जाता है. और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो व्हेन टेम्परेचर विल डिक्रीज द मॉलिक्यूल्स विल अटैच विथ ईच अदर, क्योंकि उस समय उनके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है. सो यहां पर वो है उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स की चेंजिंग है, उनका स्टेट का चेंजिंग है, उनके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि ऑन द state changing on the state of matter, effect or temperature are applied. Effect of temperature are applied. और यहां पर जो आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है, यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट अप्लाई हो रहा है उसमें आप क्या देख रहे हो कि व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज द स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, एंड व्हेन द टेम्परेचर विल डिक्रीज द स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल विल आल्सो डिक्रीज. सो व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा फेज है जो कि सॉलिड स्टेट में है, वह कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें? लिक्विड स्टेट में. यानी कि जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, तभी मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप जो होगा वो बढ़ेगा. तो व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इट इज नोन एज मेल्टिंग. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफिकेशन. ये प्रोसेस का भी नाम कभी कभी पूछता है, तो व्हाट इज द नोन नेम ऑफ दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफिकेशन. क्लियर? व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग देयर इंटरमीडिएट, यानी कि विदाउट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. That is known as sublimation, and that substance which
convert direct solid to gas is known as sublimate. ठीक है, तो दैट सब्सटेंस वो क्या है कि द प्रोसेस व्हेन गैस सॉलिड स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज सब्लिमेट. ठीक है, जो सब्सटेंस कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं. और जो आपका प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं. और वो सब्लिमेट आपके कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है आपका कैम्फर, फेनोफ्थेलीन, आयोडीन. ठीक है, etc. तो कैम्फर, फेनोफ्थेलीन, आयोडीन आर sublimate and this process is known as sublimation. When liquid are converted into solid, that is known as freezing. इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो that is known as freezing and this process is known as solidification. उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, that process is known as solidification. When liquid are converted into gas, that is known as evaporation. उसे हम क्या कहते हैं, evaporation कहते हैं. When gas are converted into solid, that is known as desolidification. Desublimation, that is known as desublimation. And when gas are converted into liquid state, that is known as कंडेंसेशन. ठीक है, तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि व्हेन सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट दैट इज नोन एज मेल्टिंग, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड दैट इज नोन एज फ्रीजिंग, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस दैट इज नोन एज इवेपोरेशन, when gas converted into solid that is known as desublimation, when gases converted into liquid that is known as condensation. यहां पर क्या क्या है कि आप देख क्या रहे हो कि सॉलिड टू लिक्विड दैट इज मींस कि टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. टीई का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज है. ठीक है, सॉलिड टू गैस यहां पर भी क्या है आपका, टेम्परेचर इंक्रीज है. लिक्विड टू सॉलिड यानी कि स्टेट में मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, यानी कि यहां पर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज है. लिक्विड टू गैस यहां पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज है. गैस टू सॉलिड दैट इज मींस कि टेम्परेचर डिक्रीज है. और गैस टू लिक्विड दैट इज मींस कि यहां पर भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज है. तो आप देख सकते हो कि कहां कहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कहां कहां पर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो आपके स्टेट ऑफ मैटर पर पड़ता है. यानी कि ये आपको डिफाइन करता है कि किस प्रकार से इनके अंदर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे उस समय में किस तरीके से इनके बीच का स्टेट ऑफ मैटर जो होगा वो चेंज होगा. अब यहाँ पर एक छोटा सा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा होता है और वो ये क्या कहता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर is known as boiling point of water. तो ये क्या कहा जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब यहां पर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहां पर अगर आप लोगों से क्लास 9th के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो आप तुरंत ये कहोगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन विच वाटर इज स्टार्टेड टू बॉइल. यही कहोगे ना आप लोग.
कि वह बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो होता है बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और वाटर बॉइल्ड होना स्टार्ट हो गया वही तो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, यही तो आप कहते हो। लेकिन एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या है हम जानेंगे कैसे। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये जो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, क्या ये वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट टेम्परेचर है या फिर इसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और नॉट, एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। सो इस चीज को जरा सा हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी क्वेरी है, उसको मैं सॉल्व कर दूं। जो आप लोगों के अंदर ये चल रहा है कि हम लोगों ने सर सिर्फ 5 ही पढ़े थे, यहाँ पर जो डीसब्लिमेशन है वो कहां से पैदा हो गया, वो कहां से जनरेट हुआ, तो उसको मैं बता देता हूं। जरा सा आप मेरे केमिस्ट्री के लैब में आइए तो मैं आपको वो सारी चीजें दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले आपने किया क्या कि जैसे आप करोगे क्या कि एक पार्ट ले लो आप अपने पास में, ठीक है। लैब में ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपके चैप्टर नंबर 1 के लिए। आपने सबसे पहले किया क्या कि आपका कैम्फर हो गया, फेनोल्फथालीन हो गया, आयोडीन हो गया, किसी भी ऐसे सब्लिमेट सब्सटेंस को आप यहां पर ले लो, ठीक है। तो यहां पर आप इनको ले लोगे तो प्रेजेंट टाइम में ये किस स्टेट में बेटा, तो ये है आपके प्रेजेंट टाइम में सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और जब ये यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पर आप करोगे क्या कि बर्नर लैंप के थ्रू इसके नीचे से इसमें फायर जनरेट कर दो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर फायर जनरेट हुआ तो इसको एक कीप के सहारे इसको ढक दीजिए। पूजा तो करते हो ना आप लोग, सवेरे नहा धो करके सबसे पहले अपने जो भी आप लोगों के इष्ट देव हो उनकी आप लोग ध्यान जरूर किया करें, ठीक। तो जब आप लोग पूजा करते हो तो आप लोग देखते क्या हो कि मार्केट में 2 टाइप्स के कैम्फर अवेलेबल हैं। एक कैम्फर वो होता है जिसको आप जलाओ तो वह कंप्लीटली जल जाता है, कोई भी डस्ट नहीं देता, और दूसरा जो कैम्फर होता है अम्प्योर कैम्फर जो होता है वह करता क्या है, डस्ट छोड़ के जाता है। तो हम उसको प्योरीफाइज कैसे कर सकते हैं, तो उनको प्योरीफाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते क्या है कि डस्टेड कैम्फर को अपने पास ले लिया। जैसे हमने नीचे से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली गैसेस स्टेट, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके गैसेस स्टेट में। और जैसे ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो सॉलिड टू गैस, इट इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। कैम्फर, फिनोल्फथालीन, आयोडीन और क्या है, सब्लिमेट है या फिर सब्लिम सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर आपका प्रोसेस क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। जैसे ही हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हटा देंगे तो ये जो आपका गैस है वह ऊपर जाकर के यहां पर वो ऊपर के साइड में ये जम जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो ये कहां था, ये गैसेस स्टेट में था, कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो इसी को हम लोग कहते हैं डी सब्लिमेशन, ठीक है। और ये जो आपके जो प्योरीफाइज करने का मेथड है, यहां पर जो आपका कैम्फर है तो कैम्फर के यहां पर डस्ट जो होंगे वो बच जाएंगे और प्योर कैम्फर जो होगा वो ऊपर जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, आपका प्योर कैम्फर स्टोर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अपने उसी पॉइंट पर, यानी कि जिसको हमने ले रखा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट हम कहेंगे किसको, ठीक है। तो यहां पर 2 चीजें हैं जिसको आप सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी चीजें, तो एक जो होता है वो हमारे पास जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, तो उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एटीएम में दर्शाते हैं ना। इसको हम क्या कहते हैं, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, एटीपी का मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो वहां पर जो आपका एटीपी है यानी कि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो वहां पर 2 ही क्वेरी आपको लेके चलनी है।
तो वो क्या रहता है, पहला क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो एक क्या है आपका, एक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा क्या है आपका वेपर प्रेशर। इसी के ऊपर रिलेट करके आपका बॉइलिंग पॉइंट जनरेट होता है, और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट के 2-3 और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में देख लो कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और दूसरा जो आपका वेपर प्रेशर है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो व्हेन वेपर pressure are equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। ठीक है, यानी कि वह टेम्परेचर, यानी कि व्हेन वेपर प्रेशर आर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यह किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इट इज द रिस्पेक्ट विथ टेम्परेचर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट के टेम्परेचर में। ठीक है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो एट दिस टेम्परेचर या फिर एट विच टेम्परेचर, यहां पर व्हेन को हटा करके हम लोग ऐसे कर देते हैं कि एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर आर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर जो आपका वेपर प्रेशर है वह इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि वही आपका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब यहां पर बात की जाती है कि क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट के लिए या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे नॉर्मल सरफेस पर जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इक्वल होता है, कब, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी और बात यह जाती है कि जो आपका टेम्परेचर होता है वह रिस्पेक्ट के चलता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का रिस्पेक्ट किसके साथ होता है, तो टेम्परेचर का रिस्पेक्ट होता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। और जब आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में बढ़ेगा तो क्या होता है कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक, तो उस समय क्या हो जाता है कि टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विल डिक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो जरा से इसको क्लियर कीजिएगा कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर will increase, boiling point will also increase. And another point, when atmospheric pressure will decrease, boiling point will also decrease। ठीक है, तो क्या बात हो रही है कि when atmospheric pressure will increase, boiling point will also increase,
and when atmospheric pressure will decrease, boiling point will also decrease. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात क्या कर सकते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात ये कहेंगे कि जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि जैसे अगर हम पहाड़ों पर चले जाएं तो ऑन माउंटेन्स जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑन माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज, सो दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो डिक्रीज एट दैट प्लेस। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज होता है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज होता जाता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज, और व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो डिक्रीज। क्या सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का ही इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर? नहीं, एक चीज और का इफेक्ट पड़ता है और वो होती है डेंसिटी, ठीक है। यानी कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी अच्छा शब्द है, इसके बारे में भी डिफाइन करना है आप लोगों को अभी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने कहा क्या कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी बॉइलिंग पॉइंट will increase and freezing point will decrease, ठीक है। अभी क्या चल रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट आर प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों प्रोपोर्शन में चल रहे थे कि यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब घटेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। यहां क्या कह रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि जब कभी भी जो आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी यानी कि इम्प्योरिटी अगर वाटर में है तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि ये भी जो है वो आपका इम्प्योरिटी भी आपके बॉइलिंग पॉइंट के प्रपोर्शन ही चलती है, यानी कि जब इम्प्योरिटी इंक्रीज होगी तो उस समय उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी। और अभी तक ये कहा जाए कि मैक्सिमम डेंसिटी किसके वाटर में होती है, तो मैक्सिमम डेंसिटी आर फाउंड इन maximum density are found in डेड सी, ठीक है। कहां पर पाई जाती है? तो वो सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी पाई जाती है या फिर सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है डेड सी में, जिसको डेड ओशियन के भी नाम से जाना जाता है। और वही आपका डेड ओशियन है कि उसके अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी है, इतनी हैवी डेंसिटी है कि उस हैवी डेंसिटी के ऊपर अगर किसी भी आदमी को फ्लैट अगर लिटा दे तो वह आदमी उस वाटर में डूबता नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक डेंसिटी की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज की अगर आपको डेंसिटी निकालनी होगी तो उस डेंसिटी को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें से हम लोग को देता क्या है कि जब कभी भी आपका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको देगा क्या कि डेंसिटी दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, तो मास पूछेगा, या फिर आपको दे देगा क्या कि डेंसिटी दे देगा, मास दे देगा तो वॉल्यूम पूछेगा, या फिर मास और वॉल्यूम दोनों दे देगा तो आपसे वो डेंसिटी पूछ लेगा, ठीक है। तो डेंसिटी से रिलेटेड यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि एट विच टेम्परेचर वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी, तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी। किस टेम्परेचर के ऊपर?
तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी। अब थोड़ा सा सरप्राइज की बात यह हो जाती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर आर फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सरप्राइज इस बात का यह हो जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वह फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कैसे हो सकता है? तो इसके ऊपर भी जो इफेक्ट होता है वो आपके डेंसिटी का ही इफेक्ट होता है। और वह डेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन द टेम्परेचर विल डिक्रीज फ्रॉम 0, जब कहीं भी आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होगा तो वाटर कन्वर्टेड इनटू फ्रीजिंग स्टेट। तो वाटर क्या होता है, आपके फ्रीजिंग स्टेट के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हेन टेम्परेचर आर इंक्रीजेस विद 0, जब कभी भी आपका टेम्परेचर है वो 0 से इंक्रीज हो रहा होता है तो इट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वही क्या हो जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। और यही वजह होती है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो आपका आइस है वह आपके वाटर के सरफेस के ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, इसके अलावा कई सारी चीजें आपके इस टॉपिक में है। अगले टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो आपके टेम्परेचर है उन टेम्परेचर की इंटरचेंजिंग कैसे होती है। और साथ ही साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और उनके साथ साथ मिक्सचर, सॉल्यूशन और साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट की बिल्कुल छोटे में, जो कि आप लोग पहले भी आपके 9th और 10th की क्लास में पढ़ चुके हो। उसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो मोल कॉन्सेप्ट और आपके जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए आप अगले क्लास के लिए रेडी रहेंगे। ये सारे के सारे जितने भी कंटेंट आपको दे दिए जा रहे हैं उन सभी का आप लोग क्लास नोट्स बनाते रहेंगे और कुछ नोट्स जो होंगे वो हम आपको पीडीएफ के रूप में आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे। लेकिन जो क्लास के नोट्स हैं, क्लास के जो लेक्चर्स हैं, उनकी नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप अपनी हर एक क्वेरी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चंस का आपको आंसर दे दिया जाएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। घर पे रहें, बिल्कुल सेफ रहें बेटा। और सबसे ज्यादा पढ़ाई पर भी ध्यान दें, अपने आप को सुरक्षित भी रखें। आपको सुरक्षित रखने के लिए घर से लाइव क्लासेस लेनी पड़ रही है, घर से आप लोग लाइव क्लासेस दी जा रही है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।